मेरे दो चार ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूं। जिंदगी चाहे गुमनाम रही हो, मौत में मशहूर चाहता हूं। आज एक ऐसी शख्सियत को हमने खो दिया है जिसकी भरपाई शायद ही मुश्किल हो। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी तुलना शायद ही किसी और से की जाए। आज अगर बड़े बड़े जो उद्यमी हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अगर उन्हें आप देखें, चाहे कोई राजनेता हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई एक्टर एक्ट्रेस हो, तो सब में फैन फॉलोइंग के दो पक्ष होते हैं। एक उनके सपोर्टर, एक उनके क्रिटिक्स। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई आलोचक ना हो, और उनमें से एक शख्सियत ऐसी थी जिसको आज हमने खो दिया है। पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनकी आलोचना कर सके। ऐसा व्यक्तित्व बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन कैसे बिताया होगा, किस तरह की वो शख्सियत रही होगी कि कोई भी आलोचक नहीं हो। शायद अगर मैं याद करूं तो एक एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक नाम मैं ले सकता हूं, जिन्हें समाज का हर वर्ग पहचानता हो, मानता हो, और शायद ही कोई आलोचना करे। और उनके बाद अगर कोई नाम मेरे जहन में आएगा तो वो रतन टाटा सर का है। बाकी आप जितनी भी बड़ी शख्सियत को देखें या जिन्हें जानते हैं, उनके सपोर्टर भी मिलेंगे और आलोचक भी मिलेंगे, पर ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी शख्सियत आसानी से नहीं बनती। बहुत लंबा समय लगता है, बहुत हार्ड वर्क, डेडिकेशन और परोपकारिता, एक कैसे दिल के साथ व्यवहार करना सभी से, चाहे आपसे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। बट आज हमने उस शख्सियत को खो दिया है। आज श्री रतन टाटा जो हैं वो हमारे बीच नहीं रहे। आज के इस वीडियो में हम उनके जीवन के कुछ अनसुलझे जो पहलू हैं, या कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बारे में जो आम लोग हैं जानना चाहते हैं कि रतन टाटा सर कैसे थे, उनके जीवन के कुछ रोचक किस्से, वो आज के वीडियो में हम लोग डील करते हैं। मैं प्रणवदीप डीप विजन में आपका स्वागत करता हूं। पूरे डीप विजन परिवार की तरफ से प्रारंभिक रूप से रतन टाटा सर के जो देवलोक गमन के लिए जो है सादर श्रद्धांजलि। आज जो है रतन टाटा सर जो है वो, उनका जो पार्थिव शरीर है वो मूल तत्वों में विलीन हो चुका है। रतन टाटा सर जो है वो पारसी धर्म से संबंधित रखते हैं। पारसी धर्म में जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम होता है उसे दखमा कहा जाता है। दखमा में यह होता है कि उनके एक जो पवित्र स्थल है, उन पवित्र स्थल पर शव को मांसाहारी जंतुओं के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। मांसाहारी पक्षी जिनमें मूल रूप से जो गिद्ध है, गिद्धों के लिए शव को खुला छोड़ दिया जाता है, और गिद्ध जो है वो उनके शरीर का जो भक्षण करते हैं। जबकि रतन टाटा सर की अगर बात करें तो उनका दखमा नहीं हुआ, दाह संस्कार हुआ, यानी उनका जो शरीर है वो गिद्धों के लिए नहीं छोड़ा गया है, जबकि उन्हें दाह संस्कार किया गया है। उनके देवलोक गमन पर भारत की जो प्रमुख शख्सियतें हैं, नरेंद्र मोदी, सुंदर पिचाई, आनंद महिंद्रा, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, सभी लोगों ने जो है अपनी जो सांत्वना प्रदर्शित की है। आज की इस वीडियो में हम लोग उनके बचपन से लेकर जो अंतिम यात्रा रही, उस पूरी यात्रा को कवर करेंगे और उनके जो जीवन के जो अनसुलझे पहलू हैं उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। उनके जन्म की बात करें तो 1937 में रतन टाटा जो है वो नवलजी टाटा के यहां पैदा हुए। जमशेद जी टाटा जो टाटा ग्रुप के संचालक, या फिर कह सकते हैं जो जिन्होंने टाटा ग्रुप एस्टैब्लिश किया था, तो एक टाटा ग्रुप यानी एक धनी परिवार में जो है रतन टाटा का जन्म हुआ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वेल्थ हो, पैसा हो, और उसके बाद भी वो विनम्र हो। रतन टाटा बचपन से ही विनम्र थे, ठीक है ना। कहते हैं ना कि जो खानदानी रईस हो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तो ये जो खानदानी जो रईस थे वो उनके ब्लड में था, और वो नरम रवैया बचपन से ही रहा है। वो कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहते थे। जब स्कूल भी जाते थे और स्कूल में अगर कोई महंगी गाड़ी अगर उनके परिवार द्वारा भेज दी जाती थी तो उस महंगी गाड़ी में बैठने में भी उन्हें शर्म आया करती थी।
वो बचपन से ही एक उनका जो व्यक्तित्व है वो सरल मिजाज वाला था और अंतिम समय तक भी उनके व्यक्तित्व में वो झलक देखने को मिलती है। बचपन में जो है उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया और रतन टाटा जो है अपनी दादी नवाज बाई के यहाँ उनकी परवरिश हुई। बचपन से ही उनके पिता के साथ उनके थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट रहे थे, ठीक है, वैचारिक मतभेद रहते। पिता चाहते थे कि वो अमेरिका में पढ़ाई करें, सॉरी रतन टाटा चाहते थे कि वो अमेरिका में पढ़ाई करें, पर पिता चाह रहे थे कि नहीं वो ब्रिटेन में पढ़ाई करें। रतन टाटा वायलिन सीखना चाहते थे, जबकि पिता कह रहे थे भाई नहीं वायलिन नहीं पियानो सीखो। यानी बचपन से ही जो है पिता के साथ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट रहे थे। यानी कह सकते हैं बचपन जो है वो उतना बेहतर नहीं बीता। अगर उनके पूरे जीवन की बात करें तो पूरे जीवन को हमने एक स्लाइड में यहां पे रखा है जो एक समझ सकते हैं हम कि बचपन के बाद 1962 में उन्होंने जो कॉलन यूनिवर्सिटी थी वहां से बीआर की डिग्री प्राप्त की। फिर 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट का जो एक प्रोग्राम पूरा किया। उसके बाद अगर देखें तो 61 में उन्होंने आईबीएम जो कंपनी है उस कंपनी का उनके पास प्रस्ताव आया, पर वो प्रस्ताव छोड़ के वो वापस किससे जुड़े, टाटा ग्रुप से जुड़े। 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने और 83 में जो टाटा नमक, जो कि आप सबने खाया है, हम सब ने खाया है ना, शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसके घर में टाटा नमक ना हो, तो टाटा नमक जो है 83 में इंट्रोड्यूस किया। 86 में एयर इंडिया के चेयरमैन बने। 91 में टाटा ग्रुप, 81 में तो टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने थे, 91 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन गए। 99 में फोर्ड और टाटा मोटर्स को खरीदने का मना किया। इस क्रम पे हम पूरा आगे चर्चा करेंगे, ये जो उनका आगे का घटनाक्रम है। लास्ट में अगर कहें तो 2012 तक उन्होंने जो है टाटा ग्रुप का जो चेयरमैन पोस्ट है वो लास्ट में छोड़ दी थी। और लास्ट एक 69 सालों बाद 2022 में एयर इंडिया का जो अधिग्रहण है, ये उनके जीवन के कुछ स्टैटिक पहलू है जो शायद आप लोग सभी जानते हो। हम आज के वीडियो में कुछ रोचक उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। दो सबसे बड़े महत्वपूर्ण जो उनके सबसे बड़े सम्मान है, 2000 में उन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ था और 2008 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। हालांकि यह शख्सियत भारत रत्न प्राप्त करने से कम नहीं है। शायद मेरे ख्याल से आप सभी ये समझते होंगे और ये जानते भी होंगे कि ये जो व्यक्तित्व है ये भारत रत्न के लायक है। ये इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपके लिहाज से क्या भारत रत्न अभी तक मिल जाना चाहिए था, और नहीं मिला है तो मैं ये समझता हूं कि इस वर्ष मरणोपरांत जो है वो भारत रत्न ये डिजर्व करते हैं, भारत रत्न इन्हें दिया जाना चाहिए। चैरिटी की बात करें, अब सीधा बात करते हैं उन मुद्दों पे जिन पर हमें आज बात करनी है। पहले प्रारंभिक रूप से जो इनका जो बेसिक एजुकेशन है, जीवन है, उनके बारे में बात कर ली। अब बड़े जो मुद्दे हैं, सबसे पहला चैरिटी, कि ये व्यक्ति जाना किस लिए जाना जाता है। उद्योगपति तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, पर चैरिटी एक ऐसा मुद्दा है जहां पर सभी बिजनेसमैन उतना आगे नहीं है। जिस लेवल पर रतन टाटा है बाकी सब उनके आसपास भी नहीं आ सकते। रतन टाटा अपनी एक जो कंपनी है टाटा सन्स, उनके जो शेयर से डिविडेंड का उसका 60 से 65% हिस्सा जो है वो चैरिटेबल कॉज में यूज करते हैं। कोविड-19 महामारी की अगर बात करूं तो 500 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड्स में दिए थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, 500 करोड़ रुपए। इसके अलावा बात करें तो एक रतन टाटा ने एक एग्जीक्यूटिव सेंटर स्थापित किया था, कहां पे, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, और उसके लिए $50 मिलियन दान किए। यानी अगर डोनेशन की बात करें तो अथाह है, इतना डोनेट किया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। विश्व के जो टॉप जो रिच पर्सन है उनमें भले इनका नाम ना हो, परंतु इनकी जो उदारता है वो उस रैंक से कहीं आगे है। फिर एक बात करते हैं एक महत्वपूर्ण या एक मजेदार किस्से की। 1998 में टाटा कंपनी ने अपनी पहली कार इंट्रोड्यूस की। कौन सी? टाटा इंडिका। टाटा इंडिका लॉन्च होती है और इंडिका लॉन्च होते ही मार्केट में आने के बाद फेल हो जाती है। मार्केट में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता टाटा इंडिका को। कंडीशन ये आती है कि वहां की जो एम्प्लॉयज है वो रतन टाटा को कहता है कि भाई आप ये जो कंपनी है आप कंपनी सेल कर दो, ये यहां पे प्रॉफिट नहीं देने वाली। रतन टाटा भी बात मान जाते हैं कि इस कंपनी को सेल कर दिया जाए।
सेल करने के लिए रतन टाटा जाते हैं अमेरिका फोर्ड कंपनी में, और फोर्ड कंपनी के जो मालिक है बिल फोर्ड, उनसे उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग के दौरान बिल फोर्ड का जो रवैया है बड़ा ही अपमानजनक रहता है। कहता है कि भाई आपको जब कारें डिजाइन करनी नहीं आती है तो बनाते क्यों हो आप? जो काम आपको आ ही नहीं रहा है क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, अब आ ही गए हो तो ठीक है, हम लोग ले लेंगे, पर ये खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। अब ये बात रतन टाटा को थोड़ी सी हिट कर गई कि एहसान कर रहे हैं, और वो भी इस स्थिति में कि इस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया जाए। रतन टाटा ने सोचा कि नहीं, अब नहीं बेचूंगा मैं। पहले तो फिर भी बेच देता, पर इस अपमान के बाद नहीं बेचूंगा। वापस आए, सारे जो इंजीनियर्स थे उनको बुलाया और उसमें कार में मॉडिफिकेशन किया और मार्केटिंग की, और कंडीशन ये हुई कि 2 साल में टाटा इंडिका जो है भारत के पूरे मार्केट पे छा गई। आज भी आप देख सकते हो ना, आज भी मार्केट में टाटा इंडिका कितनी ज्यादा है ना? इंडिका का इतना बड़ा मार्केट हुआ। फिर बाद में परिस्थितियां बदली। कहता है समय का चक्र है, बदलता ही है। समय का चक्र बदला। 2008 में विश्व में आर्थिक मंदी का दौर था, और आर्थिक मंदी के दौर में यह स्थिति हुई कि ये जो फोर्ड कंपनी है ये आ गई दिवालियापन पे, कि दिवालिया हो गई, यानी अब इसके शेयर बिकने लगे। अब कंपनी जो है एम्प्लॉयज को सैलरी तक नहीं दे पा रही। फिर ये आए वापस कहां पर? रतन टाटा के पास, कि भाई साहब हमारी कंपनी खरीद लो। रतन टाटा ने बड़े विनम्रता से बोला कि ठीक है, आइए आप हमारे पास। इस बार रतन टाटा ने उनके साथ अपमान का व्यवहार नहीं किया, है ना? आइए बैठिए। फिर बाद में डील हुई, और डील होने के बाद दो जो सबसे बड़े ब्रांड है फोर्ड के, जैगुआर और लैंड रोवर, ये जो है रतन टाटा ने खरीदे। और इस बार बिल फोर्ड के ये कथन थे, वही कथन थे जो पिछली बार थे, बस रवैया बदला। इस बार ये कहा कि आप खरीदकर हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो। तो ये कहता है अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे वापस शब्दों से नहीं, अपने काम से जवाब दो। तो ये एक फोर्ड के साथ एक बहुत बड़ा बदला था, और कितना विनम्र तरीके से था। अगले मुद्दे पर, अगले टॉपिक पे बात करते हैं। सबको जानना है कि रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की, है ना? कि वो अनमैरिड रहे क्यों नहीं रहे। एक इंटरव्यू दिया उन्होंने। एक इंटरव्यू में रतन टाटा बताते हैं कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ। उनकी 4 गर्लफ्रेंड्स थी, और चारों गर्लफ्रेंड से शादी होनी थी, पर किसी ना किसी कारणों से हुई नहीं, और शादी होते होते रहेगी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका जो कह सकते हैं कि हाँ लव मैटर रहा, उसके बारे में बताते हैं कि एक उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो अमेरिका में थी, और लगभग शादी तय होने वाली थी, कि शादी होने ही वाली थी, और दादी ने उन्हें क्या किया, भारत बुला लिया। भारत बुला लिया, पर फिर बाद में 1962 में भारत और चाइना का जो है युद्ध हो गया, चाइना वार हो गया। तो रतन टाटा वापस नहीं जा पाए, और वापस नहीं जा पाए उतने में उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने कुछ साल तो इंतजार किया, कुछ समय इंतजार किया, फिर उसने भी जो है शादी कर ली। उसके बाद रतन टाटा ने फिर बाद में आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय लिया। फिर एक और घटना थी जिसके बारे में हम यहां पे बात कर सकते हैं, कि एक बार रतन टाटा जो है बारिश के समय मुंबई में कहीं जा रहे थे, और उन्होंने एक बाइक पर एक परिवार को देखा जो बारिश में भीग रहा था। 4 मेंबर थे और बारिश में बाइक पर थे वो, और वो भीग रहे थे। इस बात को लेके उनके मन में ऐसा आया कि यार जो मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास है, जो बाइक तो अफोर्ड कर सकता है पर कार अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए कुछ करना चाहिए मुझे। तब उनके माइंड में आइडिया आया कि एक ऐसी कार बनाई जाए जो लोअर मिडिल क्लास जो है वो अफोर्ड कर सके। तब डिजाइन बना नैनो कार का, जो 1 लाख रुपए में जो है ना, कि लाख रुपए की एक कार आ जाए, कि जितने में बाइक आ रही है उतने में कार को इंट्रोड्यूस करना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ये एक विजन होता है, कि एक अप्रोच होती है, दृष्टिकोण होता है। तो वो दृष्टिकोण था उनके पास कि मैं जो है एक लोअर मिडिल क्लास के लिए भी कुछ करना चाहता हूं, और उसलिए उन्होंने नैनो कार इंट्रोड्यूस की। फिर एक उनके मित्र, उनसे काफी छोटे, शांतनु नायडू, इनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है, ठीक है। शांतनु नायडू एक कंपनी में काम कर रहे थे, और इन्होंने क्या किया, एक डॉग शेल्टर बनाया, कि जो पशुओं के लिए, जो कुत्तों के लिए जो है वो एक शेल्टर होम बनाया उन्होंने। बट उनके को फंडिंग की आवश्यकता थी। तो उनके परिवार में किसी ने बताया कि जो रतन टाटा है उनको भी जो है कुत्तों से बड़ा लगाव है। तो शांतनु नायडू ने एक चिट्ठी लिखी
रतन टाटा सर को। 2 महीने बाद रतन टाटा सर का रिप्लाई आया कि भाई साहब बिल्कुल आप जो कर रहे हो वो मुझे पसंद है और यहां पर मैं इन्वेस्ट करूंगा। और यहां पर उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया और एक पूरा शेल्टर होम बनाया और तब से उनके बीच बहुत बढ़िया दोस्ती हो गई। बाद में शांतनु पढ़ाई के लिए अमेरिका गए तो रतन टाटा उनके कांग्रेगेशन में जो है वहां पर भी पहुंचे और अंतिम समय तक जो है इनके साथ बहुत नजदीकी और बहुत क्लोज रिलेशन में रहे। अब अगर अंतिम रूप से अगर हम कुछ बातों पे बात करें, रतन टाटा सर की वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, पर कुछ 4 बातें जो है वो मैंने लिखी है कि शायद आप अगर इन्हें आत्मसात कर ले, अपने जीवन में उतार ले, तो शायद आप में भी परिवर्तन आ पाए। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं, इसलिए जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। हम लोग क्या करते हैं, काम के पीछे दौड़ते हैं, पैसों के पीछे दौड़ते हैं, जीवन का आनंद लेना हमने खत्म कर दिया। ये ना करें। जीवन भी अपनी जगह है, काम भी अपनी जगह है, परिवार भी अपनी जगह है, सभी चीजों को बैलेंस करके चले और जीवन के हर हिस्से का आनंद लें। अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थरों का इस्तेमाल अपना महल बनाने में आप कर लीजिए। पत्थर मारते हैं तो वापस वो पत्थर उठा के सामने पे नहीं मारना है, ठीक है? उस पत्थर को सजो के रखो, महल बनाओ। वो उसी महल में एक दिन व्यक्ति आएगा, जैसे फोर्ड के साथ हुआ था, है ना? उस अपमान को उन्होंने सहा और उस चीज को टाटा मोटर्स को बिल्ड करने में लगाया। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए और अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलिए। बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि नहीं मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, तो अकेला चना बाहर नहीं तोड़ सकता, ठीक है? आपको अकेले नहीं चल सकते, आपको सहयोग चाहिए और सबको साथ लेके चलिए। सबको साथ लेके चलेंगे, निश्चित रूप से बहुत दूर जाएंगे। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है। किसी को इसका दोष मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। नो वन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कमियां होती है, हर किसी में गलतियां होती, हर किसी से गलतियां होती है, पर सक्सेस वही होते हैं जो अपनी गलतियों से सीख सके, गलतियों को सीख कर उन्हें सुधार सके। ये अपने जीवन का जो है एक मूल आधार, मूल बिंदु बनाए। ये जो 2 किताबें हैं रतन टाटा सर की, जो बायोग्राफी है, द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा एंड फ्रॉम स्टील टू कॉलर सेलर, ठीक है? तो ये जो 2 किताबें हैं, ये 2 किताबें आपको जब भी समय मिले जरूर पढ़िएगा। एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानने को मिलेगा जिसके बारे में पढ़ के आपको बिल्कुल ही एक अलग अनुभूति होगी। आप पढ़िए इन्हें, आप पढ़िए इन्हें, समझिए इन्हें, जानिए। आपको ऐसा लगेगा कि आपने जीवन में कुछ अलग ही प्राप्त कर लिया है। इस व्यक्ति के बारे में वैसे तो इस छोटे से वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल था, अगर बात करें तो शायद पूरा दिन ही खत्म हो जाए, पर फिर भी कुछ थोड़ा संक्षिप्त करके मैंने प्रयास किया है कि रतन टाटा सर को एक श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर पाऊं। अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि हाँ नहीं मैं अपने जो इस उद्देश्य में सफल हुआ हूं, तो एक बार आप भी ये श्रद्धांजलि जो है जरूर और उन्हें अर्पित कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।